हेलो फ्रेंड्स। डिफरेंट सर्जिकल प्रोसीजर्स की हिस्ट्री के बारे में अब हमने ये सीरीज़ शुरू की है और आज इसमें बारी है इंटरेस्टिंग जर्नी जो हुई रिफ्रैक्टिव सर्जरीज़ में पिछले करीब 140-50 सालों में। रिफ्रैक्टिव सर्जरी होती है वो सर्जरी जिसके द्वारा हम आँखों के चश्मे के नंबर को ठीक करते हैं। अब इसका आइडिया तो शुरू हो गया था सन 1885 के आसपास, जब डॉक्टर शियॉर्ट्स, जी हाँ वही डॉक्टर शियॉर्ट्स जिन्होंने इंट्राओकुलर प्रेशर नापने के लिए सबसे पहले टोनोमीटर बनाया था, उनके दिमाग में ये थ्योरेटिकल आइडिया आया कि क्या हम किन्हीं प्रोसीजर्स से अपनी आँखों के चश्मे के नंबर को ठीक कर सकते हैं। उन्होंने इस पे थ्योरेटिकली काफ़ी फार्मूलाज और मेथड्स लिखे, लेकिन वो सभी कागज़ पे रहे और वो कभी भी प्रैक्टिकली सर्जिकल फील्ड में अपनाए नहीं गए और वो सर्जिकल रूम तक नहीं पहुँचे। इसके बाद अगले करीब 50 सालों तक कुछ खास इस बारे में नहीं हुआ। विभिन्न कॉन्फ्रेंसेस में सिर्फ रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर्स के बारे में बात होती थी, लेकिन उसकी फेवर में कम लोग होते थे और उसे क्रिटिसाइज़ करने के लिए ज़्यादा डॉक्टर्स होते थे, तो ज़्यादा एनकरेजमेंट नहीं मिली इन 50 सालों में। फिर सन 1930 के आसपास डॉक्टर साटो, जो जापानीज़ डॉक्टर थे, उन्हें आइडिया आया कि क्यों ना हम जो एयरफोर्स पायलट्स हैं उनकी आँखों के नंबर को ठीक करें। और उन्होंने थियोरेटिकली कॉर्निया पे रेडियल कट्स से कॉर्निया को फ्लैटन करने के बारे में प्रोसीजर के बारे में सोचा, लेकिन ये प्रोसीजर भी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया और थियोरेटिकल लैब में ही रह गया। अगले 30 सालों में भी इस पे ज़्यादा थियोरेटिकल डिस्कशंस ही होती रहीं, लेकिन कंसेंसस नहीं बन पाया किसी प्रोसीजर को स्टार्ट करने के बारे में। फिर सन 1963 में डॉक्टर बराकर ने इसके बारे में एक नए प्रोसीजर को पिछले कुछ वर्षों के अनुसंधान के बाद मनुष्यों पे करना शुरू किया। इसका नाम था केराटोमिलियोसिस। केराटोमिलियोसिस प्रोसेस में वो कॉर्निया के किसी एक ऊपर वाले पार्ट को निकाल के आँख से और फिर उसे फ्रीज़ करके फिर उसे मैनुअली स्कल्प्ट कर देते थे, यानी कि उसके घुमाव को थोड़ा फ्लैट कर देते थे और फिर वापस से उसे स्टिच कर देते थे। तो इस प्रोसीजर में हालांकि रिस्क तो काफ़ी रहता था, लेकिन फिर भी मायोपिया करेक्शन ज़रूर अचीव हो जाती थी और इसमें उतनी एक्यूरेसी नहीं थी। तो क्योंकि उस समय कोई माइक्रोस्कोपिक हेल्प इतनी ज़्यादा नहीं थी डॉक्टर्स के पास कि जिससे वो प्रोसीजर्स को बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली कर पाते, और ये प्रोसीजर भी कुछ हद तक दुनिया में होता रहा, लेकिन फिर भी ये क्रिटिसाइज़ ही होता रहा और ज़्यादातर डॉक्टरों ने इसे नहीं अपनाया। इससे पहले कि केराटोमिलियोसिस में और ज़्यादा डेवलपमेंट होती, दुनिया का ध्यान अपनी तरफ सन 1973 में रशिया के डॉक्टर फिडरॉफ ने अपनी ओर खींचा और उन्होंने एक नए प्रोसीजर की अनाउंसमेंट की जिसका नाम उन्होंने दिया रेडियल केरेटोटमी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि डॉक्टर फिडरॉफ को इस सर्जरी का आइडिया कहाँ से आया। डॉक्टर फिडरॉफ को उनके हॉस्पिटल में एक दिन एक यंग लड़का दिखाने आया जिसे बताया गया कि उसे आँख में कांच से चोट लग गई है। तो डॉक्टर फिडरॉफ सोच रहे थे ये लड़का बहुत ही रोता चीखता हुआ आएगा और परेशान होगा, जबकि उसने कहा कि जब से उसे चोट लगी है तब से उसे बिना चश्मे के अच्छा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब वो पहले मायोपिया में था, माइनस नंबर का चश्मा लगाता था, लेकिन पिछले जिन घंटों में उसे चोट लगी उसके बाद से उसे बिना चश्मे के क्लियर दिखने लग गया। तो इनिशियली तो ये बात सुनने में बहुत अजीब लगी, लेकिन जब उस लड़के की आंख को एग्जामिन किया गया तो डॉक्टर फिडरॉफ ने पाया कि उसकी आंखों पर पुतली में कॉर्निया के ऊपर कई रेडियल कट्स लग गए थे उस ग्लास पीस से, और जिसकी वजह से सेंट्रल पोर्शन ऑफ कॉर्निया वो फ्लैटन हो गया था और उसका मायोपिया करेक्ट हो गया था। इसी से लीड लेते हुए डॉक्टर फिडरॉफ ने फिर स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर रेडियल केरेटोटमी बनाया, जिसमें देखा गया कि सेंटर में कितना ऑप्टिकल जोन छोड़ना है, कितने कट्स लगाने पे कितना नंबर ठीक होता है, कितना ऑप्टिकल जोन छोड़ा जाए तो कितना नंबर ठीक होता है, और इसे उन्होंने टैबलेट किया।
ये प्रोसीजर पहला ऐसा प्रोसीजर था जो दुनिया में बहुत जल्दी से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया और 80s और 90s के दशक में ये दुनिया भर में बहुत किया जाने लगा। मेरा ये सौभाग्य है कि आज से करीब 30 साल पहले सन 1991 में मुझे मौका मिला फेलोशिप का, जिसमें मैंने जापान जाके डॉक्टर अकीरा मोमोसे की एबल गाइडेंस के अंडर रेडियल केराटोटमी प्रोसीजर को सीखा और फिर काफ़ी लोगों में 91 से लेके 97-8 तक हमने काफ़ी प्रोसीजर रेडियल केराटोटमी से किए। रेडियल केराटोटमी एक बहुत ही सिंपल इजी प्रोसीजर और कम खर्चे वाला प्रोसीजर था। हालांकि इसमें जो कट्स लगाए जाते थे वो डायमंड नाइफ से लगाए जाते थे, फिर भी उस ज़माने में पेशेंट 3-4 हज़ार रुपये में दोनों आँखें का चश्मा हटवा सकते थे। ये प्रोसीजर काफ़ी पॉपुलर हो रहा था। इसी दौरान फिर एक्साइमर लेज़र का इन्वेंट हुआ। एक्साइमर लेज़र जो पहले इंडस्ट्री में यूज़ होती थी मेटल्स को काटने के लिए, उसे आई सर्जरी में प्रिसाइज कटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा और सबसे पहला प्रोसीजर जो आया वो आया PRK, फोटो रिफ्रैक्टिव केरेटेक्टमी। तो इसमें कॉर्निया की ऊपरी परत जिसे एपिथेलियम कहते हैं उसे स्क्रैप करके फिर एक्साइमर लेज़र के द्वारा कुछ टिश्यू को एब्लेट कर दिया जाता है, जिससे कॉर्निया फ्लैट हो जाता है और नंबर ठीक हो जाता है। लेकिन इस प्रोसीजर में प्रॉब्लम ये थी कि इस प्रोसीजर में विजुअल रिकवरी में 5-7 दिन लग जाते थे। पहले 3 दिन बहुत पेन होता था और 3 दिन तक आँखों को पैच रखना पड़ता था और कुछ पेशेंट्स में पोस्ट ऑप हेज़ भी आ जाती थी कॉर्निया में। इसके बाद फिर जो प्रोसीजर आया वो हुआ लेसिक, जो आज तक बहुत पॉपुलर है और सबसे ज़्यादा किया जाने वाला रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर है। और इसमें किया गया कि पहले एक कॉर्निया का फ्लैप बनाया गया जिसमें एपिथेलियम और थोड़ा पार्ट स्ट्रोमा का लिफ्ट किया गया और फिर नीचे वाले स्ट्रोमल बेड पे एक्साइमर लेज़र की गई और फिर वापस उस फ्लैप को रख दिया गया। ये फ्लैप अपने आप ही 1 मिनट के अंदर चिपक जाता है। इसमें ना तो पेन होती है पोस्ट ऑप, विजुअल रिकवरी भी आमतौर पे 24 घंटे में हो जाती है और ये पॉपुलर अभी तक बहुत पॉपुलर है। लेकिन इस प्रोसीजर में लिमिटेशन ये थी कि माइनस के नंबर 1 से 6 तक ही आम तौर पे ठीक होते थे। यदि किसी का कॉर्निया मोटा है तो फिर हम उसमें 7-8 तक नंबर भी ठीक कर लिया करते थे। फ्रेंड्स, एक्साइमर लेज़र की जो ये लिमिटेशन थी कि सिर्फ 6 तक के नंबर ठीक होते थे माइनस के, तो इसके बाद प्रोसीजर आया है ICL। ICL भी आजकल काफ़ी पॉपुलर है। इसकी फुल फॉर्म है इम्प्लांटेबल कोलाइमर लेंस। इसमें 6 से ज़्यादा नंबर, 18 तक के नंबर, -18 तक के नंबर आँख में नेचुरल लेंस के ऊपर एक और लेंस डाल के ठीक किए जा सकते हैं। तो हाई मायोपिया वाले लोग या जिनके नंबर 6 से भी कम है और उनका कॉर्निया पतला है और जिनमें लेसिक नहीं किया जा सकता, उनमें भी ICL आजकल बड़ी सक्सेसफुली परफॉर्म किया जाता है और ये हाई मायोपिया वाले लोगों के लिए तो बहुत ही काम का प्रोसीजर है। फ्रेंड्स, ये थी जर्नी जब शुरू में इसको कंसेप्चुलाइज किया गया डॉक्टर श्योर्ट्स के द्वारा और फिर आज का दिन जबकि 2022 में हम लोग लेसिक, जिसमें कि अब वेरिएशन में स्माइल लेसिक, HD लेसिक, ये सब प्रोसीजर आ गए हैं और ICL प्रोसीजर किए जा रहे हैं। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस टॉक और आगे भी हम इसी तरह की और इंटरेस्टिंग टॉक्स आपके लिए लाते रहेंगे ताकि आपकी जानकारी आँखों और उनके प्रोसीजर्स के बारे में और बढ़े और आप ठीक से निर्णय ले पाएँ कि आपको कैसा और कौन सा प्रोसीजर करवाना है।